सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें हमारे रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिए। हम लाए हैं आप लोगों के लिए जैम का पूरा पूरा कोर्स फॉर फिजिक्स एंड फॉर केमिस्ट्री। ये दोनों सब्जेक्ट्स के लिए हम 3 मंथ्स में कितने 3 मंथ्स में हम पूरा जैम का सिलेबस हम कवर करवा रहे हैं ओनली ऑन फिजिकम अकेडमी, जो बिल्कुल ही फ्री रहने वाला है आपके लिए। आपके पास इसके लिए कोई भी चार्ज हम लेने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ हम लेक्चर्स यहाँ पे करा देंगे फिर कुछ लेक्चर्स प्राइवेट कर देंगे, प्राइवेसी वाले कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन हम आप लोगों के लिए लाए हैं ओनली ऑन यूट्यूब, बिल्कुल फ्री है और ओनली ऑन फिजिकम अकेडमी। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो को आप मिस मत कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका लाइक है, आपका जो व्यूज मिलता है हमें या फिर आप जो कमेंट करते हैं उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो अब आपको प्रोवाइड करे। और ये जो मेरे पास कंटेंट है वो बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, मैंने खुद ने बनाया है, काफी कुछ अकेडमी से या फिर जो है कि यूट्यूब से ऐसे पढ़ पढ़ के अच्छे वाले नोट्स मैंने बनाए हैं। तो अब नोट्स है तो मैं इसे रिवाइज कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी ये कीजिए कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको जैम क्रैक करना है और आपको अगर जाना है आईआईटी, तो आपको हमारे साथ जुड़ना तो है, हमारे हम जो कहते हैं उसको फॉलो भी करना है। आपको बिल्कुल जरूर व जरूर आपको सारे वीडियोस पूरी तरीके से अच्छे से आपको कंसंट्रेशन के साथ देखने भी है और साथों साथ रिवाइज भी करना है। रिवाइज कब करोगे? जब नोट्स बनाओगे, यानी नोट्स बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप 2-3 दिन याद रहेगा, फिर आप भूल जाओगे, ठीक है। आज मैं आपको कुछ चीजें पढ़ाऊंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। मान लो आपने 2-3 दिन तक रिवाइज नहीं किया, उसके बाद आप ये सब चीजें भूलते चले जाओगे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कॉमन सी बात है। लेकिन रिवीजन कहाँ से करोगे? नोट्स बनाना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा हमारे साथ और बने रहे फिजिकम अकेडमी पे। फटाफट से हम इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो मैं आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल ले रहा था। आज पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 6 है। शुरू में हमने थोड़ा स्लो चले थे, इस वजह से पीरियोडिक टेबल के ज्यादा लेक्चर लग रहे हैं, क्योंकि कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करने वाले और ऑब्वियसली कंटेंट आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाएगा। अगर आपने सोच ही लिया है कि जैम फोड़ना है तो फिर पहले तो ना सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो अपने अंदर से। जो है कुछ बातें जो है, ठीक है, वो जरूरी होती है। जैसे कि आपने अगर ठान लिया है कि जैम क्लियर करना है तो फर्स्ट स्टेप आप ले चुके हैं। अब सेकंड स्टेप है कि कैसे फोड़ना है, कैसे आपको आईआईटी जाना है आईआईटी जैम से। लेकिन कैसे? तो फिजिकम अकेडमी पे जुड़ के। फिजिकम अकेडमी में आपको बिल्कुल फ्री कोर्स कराया जा रहा है, यहाँ पे आप जुड़ जाइए, आपका सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ कंटेंट दे रहे हैं, कंटेंट के अलावा कंटेंट के साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए। वहां पे हमारा डीपीपीज और जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अपलोड होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कीजिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ लीजिए, या फिर इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप से हमसे जुड़ जाइए, आप वहां पे भी हमें पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब शुरू करते हैं हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 6। पहले तो अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और फटाफट से लास्ट क्लास में हमने जो किया था उसको हम पहले रिवाइज करते हैं। एज यूजुअल हर क्लास में जैसे हम अपनी आंखों को बंद करके जो प्रीवियस क्लास में जो किया था उसको हम रिवाइज करते हैं, इसी तरह से आज भी हम पहले रिवीजन करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एटॉमिक रेडियाई में हमने कितने सारे जो थे वो एक्सेप्शंस देखे थे। एक तो हमने देखा था कि पीरियड में जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो कम होती है, लेकिन हाइड्रोजन से हीलियम जाने में एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हीलियम में जो है वो वंडरवॉल रेडियाई लगता है और हाइड्रोजन में जो है वो कोवलेंट रेडियाई लगता है या फिर आयोनिक रेडियाई लगता है। लेकिन वंडरवॉल रेडियाई जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। सेम पीरियड में हम वंडरवॉल रेडियाई और कोवलेंट रेडियाई को अप्लाई कर सकते हैं।
क्योंकि सेम शेल है दोनों के, हाइड्रोजन और हीलियम के दोनों के सेम शेल है अभी, ठीक है, यानी कोई ह्यूज साइज डिफरेंस नहीं है दोनों में। और एक में वैंडरवाल रेडियाई लग रहा है, एक में कोवैलेंट या आयनिक रेडियाई लग रहा है, ठीक है, तो हीलियम का जो होगा वो ज्यादा होगा। ये पहला एक्सेप्शन था। दूसरा एक्सेप्शन हमने देखा था कि हर पीरियड में नोबल गैस का रेडियस ऑलवेज सबसे बड़ा होगा। क्यों? सेम रीजन, क्योंकि उसमें वैंडरवाल रेडियाई लगता है। इसके अलावा हमने जो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने में जो रेडियस बढ़ती है वो एक ट्रेंड देखा था हमने। तो उसमें जो था वो रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इन तीनों में थोड़ा वेरिएशन में लगता है, क्योंकि होता है एक ही में है कि सीजियम जो होता है जैसे ही नीचे जाते हैं रुबिडियम से सीजियम साइज बढ़ती है, लेकिन सीजियम से जब फ्रेंशियम में जाते हैं तो फ्रेंशियम की साइज बढ़ने की जगह सीजियम से घट जाती है, कम हो जाती है। क्यों होता है? रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हमारा पढ़ना बाकी था, जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, अब देखते हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या होता है। अब अपनी आंखों को खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए, पानी वगैरह जो कुछ भी है वो साथ में हमेशा लेके बैठिएगा, ताकि आपको बीच में उठना ना पड़े। और जो है हमेशा जो है पानी अपने साथ रखिए जब भी लेक्चर आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि जब भी आप ना कभी बोर हो जाओ ना, तब पानी पी लिया करो, आप हाइड्रेट हो जाओगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा और जो है वापस आप एक्टिव हो जाओगे। हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी होता है, माइंड भी एक्टिवली काम करता है, ठीक है। चलिए, अब हम जो ये लेक्चर है इसे हम शुरू करते हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के साथ। तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हमारा पढ़ना बाकी था, जो अब हम पढ़ेंगे। क्या है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट? पहले हम हेडिंग लगा देते हैं, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। अब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो है वो हमें देखने कहाँ मिलता है? एक तो है कि यहाँ पे हम जैसे ही सीजियम से हम जाते हैं फ्रेंशियम में, फर्स्ट ग्रुप में जैसे ही हम सीजियम से फ्रेंशियम में जाते हैं, तो एक्सपेक्टेशन तो क्या थी कि ये साइज बढ़ना चाहिए, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, साइज जो है वो कम हो जाता है फ्रेंशियम का, ये होता है, ठीक है। और दूसरा है कि सेकेंड ग्रुप में सिमिलरली ऐसे ही देखिए, ये साइज बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हो क्या जाती है, कम हो जाती है। ये दो चीजें जो हमें होती है जो एस ब्लॉक में, ठीक है, इसकी वजह क्या है? रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। असल में ना फिनोमिना एक हो रहा है। फिनोमिना क्या हो रहा है कि जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे पोटेशियम से मैं लिख देता हूँ, पीरियोडिक टेबल में ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा। पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, फिर जो है स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है। बहुत ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है वैसे। रुबिडियम है, स्ट्रोंशियम, सर्कोनियम, TCRU, ठीक है। और रुबिडियम के बाद जो है सीजियम है, फ्रेंशियम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आता है बेरियम के बाद लैंथेनम आता है, और लैंथेनम के बाद हॉफनियम आता है, और यहाँ पे बीच में जो है 14F ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। क्या होता है? 14F ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में डी कॉन्ट्रैक्शन या फिर जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन भी हम पढ़े थे, कि यहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से जो है कि शील्डिंग जो होता है इनका बहुत पुअर होता है। इस वजह से बाहर के जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उन पे शील्डिंग ज्यादा लगने लगता है, ठीक है। इस वजह से हमने थोड़ा वेरिएशन देखा था एटॉमिक रेडियस में। और दूसरी बात है यहाँ पे सिमिलरली अब ऐसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ये भी पुअर शील्डिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की शील्डिंग की वजह से तो चलो हमने मान लिया कि थोड़ा पी ब्लॉक पर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनका शील्डिंग तो डी ब्लॉक से भी पुअर होगा, तो इनका इफेक्ट जो होता है वो पी ब्लॉक में तो लगता ही है, वहां से घूम घूम के एस ब्लॉक में भी लगने लगता है। और ये एस ब्लॉक में जो लगता है ना, उसको हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या इफेक्ट लगता है इसका। असल में क्या होता है कि
जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ये पुअर शील्डिंग करते हैं, इस वजह से जो इनका जेड इफेक्टिव जो होता है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। अब जो है ये जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से ये जो हमारा यहाँ पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आगे थोड़ा हम जो कहते हैं जिसे इक्वेशन से जाएंगे थोड़ा, जेड इफेक्टिव यहाँ पे इनका बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से आपने पहले एक इक्वेशन तो सुना ही होगा, हमने देखा था वेलोसिटी का इक्वेशन था। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड इफेक्टिव अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। ये होता है जेड इफेक्ट वेलोसिटी होता है। किसकी वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की जो शेल में वो घूम रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा, ये जो होते हैं फ्रेंशियम जो होता है ये 7s सब शेल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पे जो लगने वाला जेड इफेक्टिव, ये 14 ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पे जो 14 ब्लॉक एलिमेंट इसके बीच में आ जाते हैं, क्योंकि इसका जो फ्रेंशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस तरह से होता है कि उसके पहले बीच में जो होता है वो एफ ब्लॉक भी आ जाता है और डी ब्लॉक भी आ जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें पुअर शील्डिंग की वजह से इसका जो 7s का जो सबशेल होता है, मान लो कि ये है और यहाँ पे 6s है, ये 7s का जो सबशेल है वो काफी अंदर तक, काफी अंदर वो आ जाता है, क्योंकि इस पे लग रहा जो जेड इफेक्टिव होता है वो काफी बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे जरा, जो ये जो वेलोसिटी इसमें जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो उसका इक्वेशन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है इसमें z इफेक्टिव पे भी डिपेंड करता है और n पे भी डिपेंड करता है। अब आप देखिए यहाँ पे z इफेक्टिव तो इसका काफी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो उसके सेवन सब शेल में, जो उसकी सेवन शेल में, एस सब शेल में उसकी जो वेलोसिटी जो होगी वो काफी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि z इफेक्टिव भी बढ़ रहा है। अब इसके बाद देखिए, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो आपने एक आइंस्टाइन का दिया हुआ एक इक्वेशन जो है वो आपने पढ़ा होगा। देखिए m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन हम सबने पढ़ा होगा। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या है कि वेलोसिटी तो बढ़ रही है। ठीक है, वेलोसिटी जैसे ही बढ़ेगी तो ये वाला फैक्टर जो होगा वो बढ़ेगा, ये वाला फैक्टर क्या होगा, वो बढ़ेगा। अब ये अगर बढ़ेगा तो 1 माइनस जो है 1 में से ये जो कम होने वाला है, अगर ये बढ़ेगा तो ये वाला जो फैक्टर जो होगा वो ओवरऑल ये डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या है कि अगर ये वाला फैक्टर डिक्रीज हो गया तो मास जो है उसका वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता चला जाएगा। अब ये अगर इंक्रीज होगा तो हमें पता है इसका मास अगर बढ़ जाएगा तो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक फॉर्मूला होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस ऑर्बिट किस शेल में वो मूव करता है, किस शेल में वो जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कौन से शेल में वो घूमता है। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला हम देते हैं, वो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ऑलवेज जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला जो होता है ये इलेक्ट्रॉन पे लगता है जिस शेल में वो घूम रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इस इलेक्ट्रॉन का देखिए, अगर यहाँ पे मास अगर बढ़ गया, अगर यहाँ पे मास बढ़ जाएगा तो देखिए जरा m इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई इंटू 1 अपॉन v इंटू आर। ठीक है, आप देखिए जरा, अगर मास बढ़ गया तो क्या होगा, रेडियस कम हो जाएगा। समझ में आ गई आपकी बात। तो ये जो होता है पूरा रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होता है, ये इक्वेशन से मैंने आपको समझाया। असल में इसका मेन कॉज क्या है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से उसका रेडियस जो होता है बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। बहुत ही ज्यादा कम होने की वजह से जो है सॉरी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से
उस पर जेड इफेक्टिव बहुत ही ज्यादा लगता है, और बहुत ही ज्यादा जेड इफेक्टिव लगने की वजह से उस पे जो है उसका रेडियस जो होता है वो काफी कम हो जाता है कंपैरिजन टू सीजियम। इसलिए फ्रेंशियम का जो रेडियस होता है वो सीजियम से कम हो जाता है। ये खास यहाँ पे अपने ध्यान रखना है, ठीक है। एक बात और कि यहाँ पे जो है ना 6s का जो होता है ना, आप अभी एक बात और सोचोगे कि यार देखिए सीजियम का तो जो न्यूक्लियस था उसमें 6s था, ठीक है, और फ्रेंशियम का जो न्यूक्लियस है उसमें तो 7s है। 7s तो पहले से ही बाहर होता है, लेकिन असल में क्या होता है कि फ्रेंशियम का जो 6s जो होता है वो और अंदर मूव कर जाता है, और इसका जो 7s होता है वो सीजियम के 6s कंपैरिजन में अंदर मूव कर जाता है। अगर सीजियम का 6s यहाँ पे लाई करने लगता है तो फ्रेंशियम का 7s यहाँ पे लाई करने लगता है, ये उसका 7s होता है, और 6s तो उसका और भी अंदर चला जाता है। इस वजह से फ्रेंशियम का जो है वो एटॉमिक रेडियस होता है वो सीजियम से कम हो जाता है। अब सिमिलरली इसी वजह से एक हमें और इफेक्ट देखने मिलता है जिसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक और इफेक्ट जो हमें देखने मिलता है वो है हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या चीज है यार? ये असल में क्या होता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है, इसी तरह से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से लगने वाला जो जेड इफेक्टिव उसके आगे वाले पी ब्लॉक पे है वो काफी बढ़ जाता है। अब उसके बढ़ने की वजह से ये इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। अब उसके बढ़ने की वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या मतलब? इनर्ट पेयर इफेक्ट में तो हमने थोड़ा बहुत देखा होगा कि जैसे कि ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, ठीक है, इनका जो है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होने लगता है, यानी उनको जितने बॉन्ड बनाने चाहिए उतने वो बॉन्ड नहीं बनाते, वो कम बॉन्ड बनाते हैं। इसकी वजह क्या होती है? असल में तो देखिए इनका जो होता है वो कुछ इसका इनका होता है 6s2 6p1 होता है इनका, ठीक है, लेकिन अब ये लोग जो होते हैं वो कम बॉन्ड बनाने लगते हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्टेबल होने लगता है। इसकी वजह क्या होने लगी? आखिर में इसकी वजह क्या है? तो हम देखते हैं इसकी वजह एक्चुअल में क्या होती है। देखिए असल में ये है कि यहाँ पे जो सीजियम होता है और यहाँ पे जो बेरियम होता है, इसमें क्या होता है कि इनका जो जेड इफेक्टिव जो है ना वो बढ़ने लगता है। देखिए असल में क्या होता है कि यहाँ पे लेंथनम आता है, हॉफनियम आता है, और यहाँ पे बीच में 14f ब्लॉक एलिमेंट्स आने लगते हैं। 14f ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा ना एकदम पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे रखिएगा, बहुत बढ़िया वाली बात है ये। देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है, अब देखना जरा 14f ब्लॉक एलिमेंट्स तो भर गए, 6s भी भर गया, अब बारी आई 6p की भरने की। अब देखें 6s पहले भर जाएगा, फिर जो है ये f ब्लॉक भी आएगा, d ब्लॉक भी आएगा। अब जब बारी आई p सब शेल की भरने की, तो यहाँ पे असल में क्या होता है कि 4f जो होता है वो अंदर होगा, फिर जो होगा वो 5d होगा, फिर जो होता है वो 6s होने वाला है, और उसके बाद जो होगा वो 6p होगा। देखिए मैं बताता हूँ, ये होता है 4f, ये होता है 5d, ये होता है 6s, और ये होता है 6p, ठीक है। अब क्या होने लगता है कि जैसे ही यहाँ पे 4f जो फिल्ड हो गया है, ठीक है, अब इसका पुअर शील्डिंग की वजह से और इसका भी पुअर शील्डिंग की, अब दोनों देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दे, ये दोनों भर चुके हैं लेकिन ये ज्यादा शील्ड नहीं कर पा रहे। देखो ये दोनों जो है भरने के बाद ये ज्यादा शील्ड नहीं कर पा रहे। इसका इफेक्ट इस पे लगेगा
कि जो 6s पे लगने वाला जो चार्ज है वो बेहद ही ज्यादा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो हैवी न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज की जो पॉजिटिव चार्ज होता है बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, अब इस पे लगन, अब तो देखो 4f भी आ गया, 5d भी आ गया, दोनों एक तो पुअर शील्डिंग करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स देखो इनमें कितने बढ़ गए हैं, सामने चार्ज भी सामने बढ़ रहा है और जो सारा चार्ज लगने वाला है वो 6s पे लगता है। अब 6s पे लगने वाला जो चार्ज है उसकी वजह 6s सबशेल जो है ना वो काफी 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 अंदर तक आ जाता है। ठीक है, ये काफी अंदर तक आ जाता है और वैसे भी एस का जो शील्डिंग होता है वो बाकी पी से और डी और एफ तो खैर दूर ही रहे, पी से भी ज्यादा होता है। तो 6s जो होता है वो काफी अंदर आ जाता है, पी भी अंदर आता है लेकिन उतना नहीं आ पाता जितना एस आता है। ठीक है, यानी इसकी वजह से क्या होता है कि एस और पी के बीच में ये जो डिफरेंस है ना, एनर्जी का डिफरेंस है, ये काफी हद तक बढ़ जाता है। अब ये डिफरेंस बढ़ने की वजह से क्या होता है, डिफरेंस बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये जो आउटर पी के जो और में रहे जो इलेक्ट्रॉन्स है, बस वही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिएक्ट करके रह जाते हैं। एस के इलेक्ट्रॉन्स जो रिएक्ट करने चाहिए वो रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि इनके बीच में जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो काफी बढ़ चुका है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। इस वजह से सिर्फ इनके इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं वो रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें वो मोर स्टेबल होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्टेबल नहीं होते, क्योंकि उनको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लाने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में डालने पड़ेंगे 6s से। ठीक है, और 6s और 6p के बीच में अब हमें पता है कि आउटर जो सबसे जो शेल होता है, ठीक है, वही जो होता है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। अब ये है तो ये दोनों आउटर शेल के ही, लेकिन इन दोनों के बीच में इतना एनर्जी डिफरेंस बढ़ गया है कि 6s जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब देखिए इस एक और बात है, अब यहाँ पे अगर कोई पूछ ले रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की एक बात है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में और क्या बात है कि 6s और 7s ये दोनों चीज हमने देखी थी। ठीक है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो होता है इसमें भी जेड इफेक्टिव, जैसे कि आपको पता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के आने की वजह से इन पे भी जो जेड इफेक्टिव लगने वाला होता है वो काफी हद तक जो है वो बढ़ जाता है। तो यानी इसकी वजह से क्या होता है कि 6s जो यहाँ पे सीजियम का होता है इस पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी लगता है, इस वजह से 7s प्रीवियस 6s से भी अंदर आ जाता है। ठीक है, ये अंदर आ जाता है। अब एक बात और सुनिए, अब जेड इफेक्टिव जो लगने वाला होता है वो ऑब्वियसली एस और पी ब्लॉक पे ज्यादा लगता है। एस और पी ब्लॉक जो होते हैं उनके एलिमेंट्स पे ज्यादा लगता है, इसलिए रिलेटिविस्टिक इफेक्ट भी जो होता है ना, जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होता है वो एस और पी पे ज्यादा लगता है, डी और एफ पे कम लगता है। डी और एफ पे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, ये शायद आपको एग्जाम में अगर पूछ ले, ठीक है, अगर पूछ ले आपको तो ये आपको बता देना है। इसकी वजह से क्या होगा, ये अगर चार ये जो है सब शेल, तो क्या होगा, ये डिफरेंस आ जाएगा, ये एस और पी, ये डी और एफ, क्योंकि इन दोनों पे ज्यादा लगता है, इन दोनों पे कम लगता है, तो ये दोनों ज्यादा आगे आ गए, ज्यादा कम आगे दूर चले गए। इसकी वजह से क्या है कि उनके बीच में एक एनर्जी का डिफरेंस भी काफी बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, एस और पी में क्यों ज्यादा लगता है, ठीक है, एस और पी में शील्डिंग क्यों ज्यादा लगता है वो हम पढ़ेंगे अपने बॉन्डिंग में। एस और पी में क्यों ज्यादा लगता है, डी और एफ में क्यों कम लगता है, वो बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग में आपको याद से मैं ये रिलेट करके कनेक्टिविटी बना के मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब एक बात और सुनिए, अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की एक बात और है कि गोल्ड हमें पता है कि इसका जो नेचर होता है ना, गोल्ड का जो नेचर होता है वो एकदम प्योर फॉर्म में होता है, ना तो वो ऑक्साइड में मिलता है और ना ही वो सल्फाइड में मिलता है। ठीक है,
ये दोनों उसका नहीं होता और एकदम प्योर फॉर्म में मिलता है। इसकी वजह क्या है और गोल्ड येलो इन कलर क्यों होता है आप बताएं। असल में इसकी वजह ये होती है कि गोल्ड जो होता है उसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा, Au इक्वल्स टू, जो गोल्ड में असल में क्या होता है कि इनर्ट का इफेक्ट होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। गोल्ड का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अब देखिए यहाँ पे 6s1 होता है, 4f14 और 5d10। अब देखिए असल में क्या होता है कि 6s और 5d के बीच में, जैसे कि आपको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 6s जो होता है वो काफी 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 अंदर चला जाता है। तो इस वजह से क्या है कि मान लो कि अगर उनका एनर्जी यहाँ पे रहा होगा, ये 5d और ये 6s, इतना अगर डिफरेंस होगा उनके बीच में तो वो जो है वो कम हो के यहाँ पे चले आते हैं, इनका एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है। अब ये एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से, अब जरा देखें कि ये एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो कम होने की वजह से 5d से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांजिशन कर सकता है। और आपको जैसे कि पता ही है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो ट्रांजिशन सीरीज जो होती है वो ट्रांजिशन करते हैं और उन्हीं की वजह से अब यहाँ से वो जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो जो वो रेडिएशंस वो एमिट करेगा वो हमें येलो कलर में दिखाई देगी। तो हमें जैसे कि पता ही है कि येलो कलर जो हमें गोल्ड का दिखने का मिलता है वो होता है, ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ना, इतनी एनर्जी उन्हें विजिबल रीजन की रेडिएशन से मिल जाती है। तो इस वजह से ये एनर्जी उन पर पड़ती रहेगी और ऐसे रेडिएशन वो एमिट करता रहेगा और ऐसे रेडिएशन एमिट करने की वजह से हमें जो गोल्ड होता है वो येलो कलर का दिखता है और येलो कलर का दिखता है। और एक बात, अब ये नेचर में प्योर क्यों होता है, कैसे होता है, तो असल में क्या होता है कि इनके जो 6s में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिंगल सिंगल होते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पैर कर लेते हैं, इसलिए ना तो वो ऑक्साइड बनाता है ना तो वो सल्फाइड बनाता है, दोनों ही प्योर फॉर्म में एक दूसरे से पैर कर लेते हैं। इस वजह से वो प्योर फॉर्म में मिल रहा है। तो ऐसे ही हमें एक और चीज जो है, यानी गोल्ड में जो होता है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। तो जो उसका जो 6s का जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक दूसरे से ही वो जो होता है वो पैर कर लेता है और जो बॉन्ड बना लेता है। एक और चीज हमें जो पता है यहाँ पे ऐसी चलती है कि Hg जो होता है इन मर्क्यूरी जो होता है वो Hg2+2 में मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी वजह भी यही है कि ये ऐसे ही क्यों मिलता है, क्यों वो Hg+ में नहीं मिलता, Hg+2 में भी नहीं मिलता, Hg2 में भी नहीं मिलता, ये सब फॉर्म में ना मिलके इसी में क्यों मिलता है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर से असल में क्या होता है कि गोल्ड जो होता है वो Au होता है और Hg जो होता है उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो Hg+1 बन जाता है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो बिल्कुल गोल्ड के सिमिलर होता है, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ही सेम हो जाता है, यानी दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और दोनों में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। तो दोनों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहा जाता है। अब जो है ये Hg+1 ये बिल्कुल गोल्ड की तरह है, इसमें भी s में एक इलेक्ट्रॉन रहा है, ठीक है, और सेम कॉन्फ़िगरेशन है, तो बिल्कुल वो भी ऐसे ही सेम तरीके से वो दोनों ही इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जुड़ जाते हैं। तो Hg+1 एंड Hg+1 दोनों मिलके Hg2+2, तो ऐसे फॉर्म में वो मिलता है। समझ में आ गया? ये हो गई सारी हमारी इनर्ट पेयर इफेक्ट की बातें। और यहाँ पे हमारा जो है एक नया टॉपिक हम शुरू करते हैं, आयोनिक रेडियाई थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। आयोनिक रेडियाई जो है ये थोड़ा बहुत हमारा जो बाकी है उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज हम जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी, आयोनिक रेडियाई खत्म होने के बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुरू कर देंगे।
बहुत ही ज्यादा जो है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें क्वेश्चंस पूछे भी जाता है और क्वेश्चंस में लोग गलतियां कर भी देते हैं। गलतियां कैसे करते हैं, क्या वजह रहती है, ठीक है, वो किस तरह से वो घुमाता है, ये सब बातें आयोनाइजेशन एंथैल्पी में पढ़ेंगे। तो बस बने रहिए मेरे साथ। आयोनिक रेडियाई खत्म होने के बाद बस ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है आयोनिक रेडियाई का। आयोनिक रेडियाई थोड़ा सा ही है, कंप्लीट होने के बाद हम शुरू करने वाले इसके बाद जो है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनिक रेडियाई में क्या होता है असल में, इसका जो है वो रेडियस हम पता नहीं लगा सकते एग्जैक्टली, और इसका रेडियस जो होता है ना उसका क्वेश्चंस भी कंपैरिजन में आता है। वो मैं बताता हूँ किस तरह से इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे आते हैं, ठीक है। इस असल में देखो, अगर ये ए है, ए एलिमेंट है, अगर ये न्यूट्रल है, ठीक है, तो इसमें अगर हम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें से करते हैं, तो इसका साइज जो होगा वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि मान लो कि इसमें जो है वो 12 प्रोटॉन है, तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका साइज जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि 12 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन पे डोमिनेट कर रहे हैं, यानी Z इफेक्टिव इसका जो है वो बढ़ रहा है। Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से इसका जो साइज है वो साइज उसका कम हो जा रहा है। ऐसे ही अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड कर दे तो इसका साइज जो होता है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि अब क्या होता है कि 13 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 12 प्रोटॉन हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं और रिपल्शन बढ़ने की वजह से उसका साइज जो होता है वो काफी बढ़ जाता है। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होते हैं वो होते हैं। और दूसरा हमें पता है, जैसे हम स्लीटर्स रूल में पढ़े थे, शील्डिंग वगैरह, तो ये बस मामूली सी चीज है हमें जो पढ़नी थी, बहुत आसान सी चीज है, इसमें कुछ ऐसा ज्यादा है नहीं। लेकिन इसमें जो ट्रेंड्स जो आते हैं, ट्रेंड तो नहीं कह सकते, इसमें जो क्वेश्चंस जो आते हैं किस तरह से आते हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, क्वेश्चंस इसमें से आता है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में से ही आते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि आयोनिक रेडियाई जो होता है, आयोनिक रेडियाई किस चीज पर डिपेंड करता है। आयोनिक रेडियाई इनवर्सली जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है Z इफेक्टिव, क्योंकि Z इफेक्टिव जैसे ही बढ़ेगा आयोनिक रेडियाई कम होने वाला है। अब Z इफेक्टिव हमें पता है कि वो Z माइनस शील्डिंग कांस्टेंट है, तो अगर ये बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव कम हो जाएगा, यानी ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो भी आयोनिक रेडियाई बढ़ने वाला है, और अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो आयोनिक रेडियाई कम होने वाला है, ठीक है। तो ये बस छोटी सी चीज है, अगर इसमें से भी हमें मिला के पूछ सकते हैं, मामूली सी बात है, किस पे डिपेंड करता है ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे शुरू होता है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एक्चुअल में क्या होते हैं कि जिन स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम नंबर में अगर होते हैं तो उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 7, ये 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अगर इसमें -3 लगा दे ये 10 हो जाएगा, इस पे -2 लगा दे ये भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इस पे -1 एक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन दे दे ये भी 10 हो जाएगा। ये तो 10 है, इसको न्यूट्रल रहने दो, ठीक है। इसमें से अगर एक निकाल ले 10 हो जाएगा, इसमें से 2 निकाल ले 10 हो जाएगा, इसमें से 3 निकाल ले और ये भी 10 हो जाएगा। शायद मेरी फोटो यहाँ पे मेरा वीडियो चल रहा होगा तो ये वाली चीज आपको थोड़ा साइड से नहीं दिखेगी शायद जो है, लेकिन कहना बस यही है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएंगे। सारे स्पीसीज जो है उन पे चार्ज लगने के बाद उनका जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल नंबर में हो जाते हैं, और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है वो जो होता है वो सेम हो जाता है।
लेकिन अब ये तो हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब यहाँ से वो ट्रेंड पूछ लेता है, अब बताओ कि इसमें जो लगने वाला जो ट्रेंड है, ठीक है, अगर इन सब में पूछ ले कि बताओ इन सब में आयोनिक रेडियस, अब ये सब आयंस बन चुके हैं, इसमें आयोनिक रेडियस का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। तो आप जरा सोचे, गौर करें कि n-3 है, O-2 है, F-1 है, नियोन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, ठीक है। अब ये सारे जो आ गए, अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन्स तो सेम ही हो रहे हैं ना, प्रोटॉन तो सब में इक्वल है, इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, प्रोटॉन पे थोड़ी ना इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऑलवेज यहाँ पे ध्यान रखना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिसपे नेगेटिव, देखिए पहले ये ध्यान रखना, स्पीसीज जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके वो सेम होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर ऐसा हुआ तो जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो होती है वो ऑलवेज ग्रेटर इन साइज होगी देन न्यूट्रल एंड देन पॉजिटिव। समझ में आ गया आपके? क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी न्यूक्लियर चार्ज तो उतना है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन डोमिनेट कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ रहा है, और जो है वो साइज उसका एक्सपांड हो रहा है। और सिमिलरली न्यूट्रल तो जैसा है वैसा ही है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहा है तो प्रोटॉन का अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। गेट में एक क्वेश्चन आया था, ये करते हैं, और ये बहुत ही चर्चा में रहता है, काफी लोग इसको गलत भी कर देते हैं पता होने के बाद भी। अगर हमें पूछ लिया जाए कि आई है, आई प्लस है, आई माइ, अच्छा ये क्वेश्चन गेट में नहीं है, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये कर ले फिर गेट वाला क्वेश्चन करेंगे, उसको एक्सेप्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जरा देख लीजिएगा, शायद जैम में पूछ भी लिए। तो अब इनमें बताए साइज का ऑर्डर, तो ऑब्वियसली तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आई माइनस तीनों, फिर आई होगा और फिर होगा आई प्लस, ठीक है। ये इजी हो गया। ये एक्चुअल में ना ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, बट हमें जो है इसमें पता लग सकता है क्योंकि तीनों जो है स्पीसीज सेम है। अब उसमें अगर आप कह सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज अगर उसमें डाल दे तो ऑब्वियसली आयोडीन, आयोडीन में जो है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएंगे, उसका साइज बढ़ जाएगा। अगर आयोडीन में ही अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो अट्रैक्शन की वजह से साइज कम हो जाएगा, लेकिन ये हमें ऑर्डर फॉलो करने मिलेगा। अब ऐसी ही चीज, बिल्कुल सेम चीज, अगर हम एक और हमें ऑर्डर दिया, एक और हमें दिया जाए, ठीक है, एक तो हमें दे दिया जाए F माइनस, एक हमें दे दिया जाए Cl माइनस, एक हमें दे दिया जाए Br माइनस, एक हमें दे दिया जाए I माइनस, और एक हमें दे दिया जाए H माइनस। अब अगर ये 5 स्पीसीज दे दिए जाए, ये गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसका ऑर्डर बताओ। ऑर्डर असल में इसका थोड़ा एक्सेप्शनल होता है। सबसे बड़ा तो हमें पता है कि आयोडीन ही है, ठीक है, तो आयोडीन ही सबसे बड़ा होगा। अब उसमें माइनस चार्ज आ गया तो वो और भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सब पे जो चार्ज है वो तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन आयोडीन तो वैसे भी सबसे बड़ा है तो आई माइनस सबसे बड़ा ही होगा। लेकिन अब इसके बाद Br माइनस आना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू, अगर हम नॉर्मल थिंकिंग करें तो Br माइनस आना चाहिए, लेकिन Br माइनस नहीं आता। असल में क्या होता है कि यहाँ पे आ जाता है H माइनस। ये इस तरह से ऐसा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन का जो साइज जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ऐसा एक्सप्लेनेशन बुक्स में दिया गया है, ठीक है, ऐसा एक्सप्लेनेशन जो है वो बुक्स में दिया जाता है, दिया गया है। क्या होता है, हाइड्रोजन का जो साइज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, ठीक है, और वो एक इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द घूम रहा होता है। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन में से अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, एक तो है ही उसमें, एक और ऐड कर देंगे तो वो उसको संभाल ही नहीं पाएगा,
अब दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक तो साइज उसका बहुत ही ज्यादा छोटा है, एक इलेक्ट्रॉन को वो संभाल रहा है। अब अगर उसमें हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, दो इलेक्ट्रॉन उसको दे देंगे, ठीक है, तो वो उसको संभाल ही नहीं पाएगा, उसका साइज जो है रिपल्शन को लेके बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जा रहा है, ब्रोमीन -3 बढ़ जा रहा है। ठीक है, आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। बाकी तो हेलोजन जो है उसमें ऑर्डर सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो यही रहने वाला है। पर असल में एक यहाँ पर एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जरा देखिए, जरा गौर कीजिए, आगे थोड़ा ध्यान दीजिए। बात और है, देखिएगा जरा, एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, शायद ये कभी जहन में आ जाए। देखिए, एक तो है लिथियम +2, सॉरी +1 होगा, एक है मैग्नीशियम +2। ठीक है, अब होना तो क्या चाहिए, दोनों देखो अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जैसा बिहेव करेंगी। ठीक है, लिथियम +1 जो होगी वो और मैग्नीशियम +2 होगी। असल में तो क्या होना चाहिए कि मैग्नीशियम +2 का ही साइज बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए लिथियम जो है उसका जो है रेडियस काफी कम होता है, मैग्नीशियम का काफी ज्यादा होता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि इसमें जो होता है वो पूरा शेल का डिफरेंस आ जाता है। लिथियम कौन से शेल में होता है? लिथियम होता है सेकंड शेल में। ठीक है, ये सेकंड शेल में रहता है और ये जो होता है वो थर्ड शेल होता है। अब शेल के बीच में तो डिफरेंस होता है ना भाई, तो अब देखिए आप जरा, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि थर्ड शेल वाला जो होता है वो बड़ा होता है, सॉरी सेकंड शेल वाला बड़ा होता है, थर्ड शेल वाला कम होता है? नहीं, ऑब्वियसली। तो अगर इस पे प्लस चार्ज भी आ जाए, ठीक है, प्लस चार्ज भी अगर इस पे हम दे देते हैं लिथियम पे और मैग्नीशियम पे, फिर भी अगर इस पे दो चार्ज आ जाएगा, फिर भी ये हीलियम की तरह जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा नियॉन की तरह। फिर भी यार शेल का डिफरेंस तो अब भी है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि मैग्नीशियम +2 जो होता है वो साइज में बड़ा होना चाहिए लिथियम प्लस से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है लिथियम +1 जो है वो मैग्नीशियम +2 से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ईयर चार्ज, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आपको दिखेगा नहीं, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं। ठीक है, क्या होता है, हियर चार्ज जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है। ये एक्सेप्शन है, ये ऑब्जर्व किया गया है। डोमिनेटिंग फैक्टर है किस पे? शेल पे, ओवर शेल्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन जो है वो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जहम में आ सकता है, मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, कि कुछ एक्सेप्शंस जो होते हैं वो एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं, तो हमें इसमें भी मार हमें नहीं खानी है। ठीक है, तो इतनी सी बात थी बस आने के लिए है कि सारे एक्सेप्शन मैंने आपको करवा दिए, ताकि क्या है, कोई भी एक्सेप्शन अगर आए उसमें आप ये ना कहो कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप सारी बातें आप पढ़ चुके हैं। जो जितने भी एक्सेप्शंस जो जिस जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब देखिए एक्सेप्शंस तो हो गए, अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का। नया टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है बहुत ही, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, आने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। देखिए असल में क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, एक जो न्यूक्लियस जो होता है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूम रहे होते हैं। तो ये जो, अरे यार ये क्या हो गया स्लाइड कहाँ बदलनी है मुझे। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अरे क्या हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो
न्यूक्लियस से कुछ अट्रैक्शन में होते हैं, यानी इनके पास जो होती है कुछ एनर्जी तो होती है, ठीक है, कुछ एनर्जी इनके पास होती है। अब न्यूक्लियस के जितना करीब में होगा उतनी एनर्जी कम होगी, जितना दूर होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये जितनी एनर्जी जो इसके पास है, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो ऐसा कुछ होता है। आई मीन सॉरी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जितना ही न्यूक्लियस से करीब होगा ना, उसमें अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। यानी ये जो एनर्जी जो होती है ना, वो स्टेबिलिटी वाली होती है। ये ना और भी जो है ज्यादा उतना, ये एनर्जी कौन सी है, ठीक है, ये अनस्टेबिलिटी वाली नहीं है। ये एनर्जी अनस्टेबिलिटी को नहीं दिखाती, ये एनर्जी दिखा रही है कि वो कितना ज्यादा स्टेबल है। यानी ये एनर्जी, देखो ये फॉर्मूला है इसका, कि ये एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ना, ठीक है, उतना ही वो स्टेबल होगा। यानी वो जितना ही अंदर होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आता है, ये माइनस साइन ये डिनोट करता है कि वो इतना स्टेबल है भाई, वो इतना ज्यादा स्टेबल है। यानी जितना अंदर होगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो शेल पे भी डिपेंड करता है। देखो शेल पे भी डिपेंड करता है, यानी जितना शेल कम होगा उतना ही वो अंदर होगा उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी उतने ही उसकी नेगेटिव में एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब इतनी ज्यादा एनर्जी से वो स्टेबल होगा। अब जितनी एनर्जी से वो स्टेबल है, अगर उतनी एनर्जी हम उसको दे दे, ठीक है, रिवॉल्व यहाँ पे वो जो घूम रहा है वो कुछ एनर्जी लेवल होगा उसका, ये एनर्जी लेवल में वो घूम रहा होगा, ठीक है, इतनी एनर्जी होगी उसके पास और इतना एनर्जी से वो स्टेबिलाईज होगा। अब वो जितनी एनर्जी से वो स्टेबिलाईज है, न्यूक्लियस से जितना अट्रैक्शन है, ठीक है, जितनी एनर्जी से वो स्टेबिलाईज है, उतनी एनर्जी हम अगर उसको दे, उतनी एनर्जी अगर हम उसको बाहर से उतनी एनर्जी अगर हम उसको दे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकल जाएगा यानी न्यूक्लियस से बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पे उस पे न्यूक्लियस का कोई भी अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। उतनी एनर्जी हम उसको दे कि उस पे न्यूक्लियस का कोई भी अट्रैक्शन ना लगे, जितना भी अट्रैक्शन से एनर्जी स्टेबिलाईज थी उतनी एनर्जी देने पे वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर हो जाता है, फिर उसके ऊपर जेड इफेक्टिव कोई लगता नहीं है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलने में उसको जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर वो निकलेगा तो ये जो एटम होगा वो आयोनाइज हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा उस पे, न्यूक्लियस जो है वो उसका पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर जाएगा और उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो है वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि द एनर्जी, देखना जरा ध्यान से एकदम सुनिएगा, ध्यान ये पूरा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा आप, थोड़ा भी इसमें कंफ्यूज होने वाला मैटर नहीं है। जिस एनर्जी से वो जुड़ा है, जितना एनर्जी से वो अट्रैक्शन करके स्टेबल हुआ है, उतना ही एनर्जी हम उसको बाहर से दे कि अब उस पर लगने वाला अट्रैक्शन जीरो हो जाए और वो एटम से बाहर निकल जाए और एटम आयोनाइज हो जाए। तो ये हम जो एनर्जी दे रहे हैं उसको बाहर से, वो एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। बस ये सिंपल सी बात हो गई। यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन extra electron from an isolated gaseous atom। अब यहाँ पर आइसोलेटेड गैसियस एटम इसलिए बोला है कि एक दूसरे के एटम्स जो होते हैं वो गैसियस में इसलिए कि पहले तो वो दूर होते हैं, और आइसोलेटेड इसलिए कि उस एटम पे किसी और एटम का कोई इफेक्ट ना पड़े, वैंडरवॉल अट्रैक्शन या फिर कोई भी टाइप का इफेक्ट जो है वो उस एटम के ऊपर ना पड़े, ताकि उसकी जो एनर्जी जो है वो हम प्रॉपरली हम ढूंढ पाए, उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी।
ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा अट्रैक्शन में, उतना ही ज्यादा उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जितना ही कम अट्रैक्शन या फिर अगर दूर होगा, कम अट्रैक्शन में होगा, उतनी कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन सीधा अट्रैक्शन से बाहर निकल जाएगा। तो उसी यही होता है आयनाइजेशन एनर्जी, सिंपल सी बात है। ठीक है, आई होप से आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिए, यहाँ पे हम ए एटम मान लेते हैं जो गैसियस फॉर्म में है, इसको दे देते हैं एनर्जी, थोड़ी सी दे देते हैं, कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी, 1 कह देते हैं यहाँ पे। ये किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दें, एक गैसियस एटम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यानी ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हो गई, एक गैसियस एटम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। यहीं पे मिस्टेक करते हैं, जरा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मिस्टेक होती है, यहीं पे मिस्टेक होती है। और एग्जामिनर जो होता है वो यहीं पे फायदा उठाता है, आपसे मिस्टेक करवाता है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें से सॉरी ये प्लस हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए गैसियस एटम, और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए प्लस गैसियस एटम। ये ए प्लस गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन ही तो निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ही निकाला ना एक गैसियस एटम में से, ए प्लस जो पहले से ही चार्ज है, यानी ए प्लस गैसियस एटम का ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यानी ए प्लस गैसियस एटम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। और ओवरऑल ए गैसियस एटम में से टोटल 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, और ए +2 में आ रहा है, ये ए +2 में आ रहा है, यानी ये सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसके रिस्पेक्ट में है, एक गैसियस एटम के रिस्पेक्ट में सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, और ए प्लस गैसियस एटम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। बस इसी चीज में वो आपको उलझा देता है, इसी में आपको मार देता है क्वेश्चन में। ठीक है, और देखिए अगर इस ये +2 में से और एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाए, यहीं से क्वेश्चंस भी आते हैं, और जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत तगड़े वाले आते हैं, यहाँ पे आपसे गलतियां करवा ही देता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। अब ये जो होगा वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक गैसियस एटम के, या फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, ए प्लस गैसियस एटम के, या फिर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, और या फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो A+2 गैसियस एटम के रिस्पेक्ट में होगा। समझ में आ गया, आई होप सो आप ये बात समझ गए होंगे। अब अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, ये तीनों का अगर टोटल करें तो अगर एक गैसियस एटम में से अगर उसको एक गैसियस +3 स्टेट में लाया जाए, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, तो यहाँ पे जो एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी उसको लगी है वो तीनों का एडिशन ही होगा। ठीक है, डेल्टा H इक्वल्स टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3, किसकी, एक गैसियस एटम की। एक गैसियस एटम में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 लगी है, फिर यहाँ पे जो इसमें सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो लगी है, और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे जो लगी है, ठीक है, ये तीनों आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सम जो होता है वो टोटल एनर्जी के इक्वल बनता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक बात और देखिए यहाँ पे जरा, मान लो एक गैसियस एटम ए न्यूट्रल है, ठीक है, अगर उसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मान लो कि यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने 1 बोला है इसको, ठीक है, इस पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 हो जाएगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से निकालना है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 हो जाएगी।
और ये और भी छोटा हो जाएगा और ये इस पे चार्ज बढ़ जाएगा। आप जरा सोचिए, न्यूट्रल एटम में से हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी और इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे। अब देखिए ऑलरेडी एक तो ये अनस्टेबल है, ऑलरेडी एक तो पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से आप उसको और जख्म दे रहे हो और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो क्या इसमें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी? एक तो पहले से ही उसमें पॉजिटिव चार्ज है, आप और पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कंपेयर में सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी। और तीसरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड की बढ़ जाएगी, फिर सेकंड की और फिर फर्स्ट की। ये हो जाएगा ऑर्डर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन कर दीजिए फटाफट से, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन जरा कर दीजिए। मान लो कि एक गैसियस एटम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी में से क्वेश्चंस आते हैं, जरा एकदम माइंड को शांत कीजिएगा, आराम से देखिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की जो है वो कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, जरा अपना इसमें थोड़ा ध्यान जरा ज्यादा दीजिएगा, कौन सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला है और कौन से एटम की बोला है। ए एटम की है, ए प्लस एटम की है, ए माइनस एटम की है, या फिर किसी और एटम की है। तो ये सब चीजें जरा ध्यान देख के, ध्यान लगा के जरा देख के ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यही नहीं, कोई भी क्वेश्चन को जरा ध्यान देकर एकदम कंसंट्रेशन के साथ फिर सॉल्व कीजिएगा, समझ लीजिए पहले, ठीक है। और टोटल डेल्टा एच इसमें से क्या हो रहा है, 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। समझ में आ गया आपके? अब जरा इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कीजिए कि अगर इसमें आपको बताना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड जो है वो कितनी होगी, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फटाफट से क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि प्रीमियर होने वाला है तो आपको पॉज करने का मौका नहीं मिलेगा, आप साथ में मेरे सॉल्व करते जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जरा गौर कीजिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो 2 है वो इक्वल्स टू 4 टाइम्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3 अपॉन डिवाइड बाय 5। दूसरी चीज हमें क्या गिवन है कि डेल्टा एच है, वो तो हमें पता है कि तीनों का सम होगी इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हमें पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये वाली पता है, ये वाली पता है, और इसको जरा सब्स्टिट्यूट करो, मैं यहाँ पे करता हूँ। डेल्टा एच क्या है, 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, IE1 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, IE2 क्या है 4IE3/5 प्लस IE3 को सब्जेक्ट बना लीजिए, जरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको मिलने वाला IE3 होगा वो होगा 5444 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, सारी वैल्यूज तो आपको पता है। IE3 को सब्जेक्ट बनाइए और फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये तो आ गए इसमें से आने वाले जो है वो क्वेश्चन, ये बात हो गई इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं। अब हम थोड़ी बात करते हैं इसमें, पहले तो हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है। देखिए सबसे पहले तो ये जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करेगी, जितना जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा वो उतना ही अट्रैक्शन उसको होगा, उतनी उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब देखिए जेड इफेक्टिव को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो सिग्मा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बात तो हो गई। अब आपको जो बात समझनी है ना वो अब आती है। देखिए इसमें और क्या होता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो एक तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये क्या बात होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और एक बात है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट के भी प्रोपोर्शनल में होती है। ये बातें जो हो गई, ये आप कुछ मिसकंसेप्ट्स जो होते हैं तो आपको दूर करने के लिए मैं आपको ये बातें आपके लिए लाया हूं, ठीक है।
यहाँ पे ना मिसकंसेप्ट हो गया। पेनिट्रेशन इफेक्ट के कैसे प्रोपोर्शनल होती है, तो ये क्या चीज हो गई भाई, ये तो पहली बार पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, अगर पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, ग्रेट, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होगा वो कहाँ पे लगेगा, यानी डोमिनेट कहाँ पे करेगा ना, वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेट्स इन मेन ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ एडजेसेंट पोजीशन। अब ये क्या बात है, मैं आपको समझाता हूँ पूरी बात, ये क्या चीज है। यहाँ पे क्या होगा कि n जो होगा वो सेम होगा और l जो होगा वो डिफरेंट होना चाहिए, यहीं पे पेनिट्रेशन इफेक्ट लगने वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये बात भी समझते हैं। पहले तुमने देख लिया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, इन चीजों पे डिपेंड करती है। अब इन चीजों पे अगर ये डिपेंड करती है तो अब इसमें आने वाले ट्रेंड या फिर कह सकते हैं कि एक्सेप्शंस का पिटारा, अब ये क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब जो एक्सेप्शंस जो होते हैं उस पे हम आते हैं, जो आपका मेन जो होता है, ठीक है, यहीं से वो क्वेश्चंस लाके एग्जामिनर आपको आपका मार्क्स उड़ा ले जाता है और आपको बड़ी सी मार पड़ती है, ठीक है। आपको लगता है मेरा आंसर सही है, फिर आ जाता है आंसर गलत। तो अब उन्हीं में ये सारे कंसेप्ट लगने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं जरा कहाँ कौन से कैसे कंसेप्ट लगेंगे, ठीक है। चलिए अब जरा देखें यहाँ पे एक्सेप्शंस। अब बात आ गई एक्सेप्शंस पे, आयोनाइजेशन एनर्जी के लगने वाले एक्सेप्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस में सबसे पहले ऐसा होता है कि पहले तो ये पीरियड देख लो। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे एक्सेप्शंस, जितने ध्यान से समझोगे ना एक्सेप्शंस आपके दिल में बैठ जाएंगे, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेंट्रेशन के साथ बस ध्यान से सुनिए एकदम, ठीक है। देखिए जरा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, वैसे हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव बढ़ता है और हमें पता है कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये तो अच्छा ही होता ना अगर सारे के सारे एलिमेंट्स लेफ्ट टू राइट में बिल्कुल बढ़ ही रहा होता, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सिर्फ बढ़ ही रही होती तो अच्छा होता ना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती, एक्सेप्शन कोई होते ही नहीं। लेकिन ये फॉलो नहीं करता, सब में फॉलो नहीं करता, ठीक है, इसी को बोलता है एक्सेप्शन। अब कहाँ फॉलो नहीं करता, क्या दिक्कत आती है उसको फॉलो करने में, इस जरा देखते हैं हम। अब देखिए जरा, इसका जो होता है वो 2s1 होता है, इसका होता है 2s2 होता है, इसका होता है 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5 एंड 2s2 2p। यार क्या भला है यार, ये तो मैं परेशान हो गया है। देखो क्या दिक्कत होती है यार पेन को, बताएं 2p6, ठीक है। ये हो गया हमारा नोबल गैस। सबसे पहले तो ये समझ ले, ये नोबल गैस है भाई, इसको कोई रिएक्शन से परवाह नहीं है, इसको हाईएस्ट स्टेबिलिटी, सब इसके जैसा बनना चाहते हैं। अब अगर इसके जैसा बनना अगर सब चाहते हैं तो ये क्यों अपने आइडेंटिटी छोड़ेगा भाई, वो क्यों स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की ओर जाएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी अगर देनी पड़ेगी तो इस पीरियड में जो है वो नोबल गैस एटम को, एलिमेंट को देनी पड़ेगी। उसको जो है, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन उसका बिल्कुल इनर्ट है, ठीक है, और वो उसको छोड़ के वो उसको पॉजिटिव चार्ज उस पर डाल रहे हैं हम, तो ये चीज जो है उसको पसंद नहीं आती, इसलिए इसको मोस्ट स्टेबल में से अनस्टेबल बनाते हुए हमारा जो है वो
पसीने छूट जाते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है एनर्जी जो है बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन सिर्फ अगर नियॉन की बात करनी होती तो मैं ऐसे ही बोल देता ना, इस सबका कॉन्फ़िगरेशन सबका लिखने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि इसी में इसमें भी यहां तक रुकता नहीं है, इसमें भी एक्सेप्शंस है। देखिए कहां पे क्या चीज, क्योंकि अगर हम पेनिट्रेशन इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है, तो कुछ तो होगा भाई। अब वो देखते हैं क्या है, इस स्लाइड में देखें जरा। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जरा यहाँ पे देखिए, ये बेरिलियम 2s2 और ये बोरॉन 2s2 2p1। अब यहाँ पे जरा असेंबल कीजिए, क्या आपको ये याद आ रहा है? मैंने यहाँ पे लिखा था कि n सेम होगा, l डिफरेंट होगा, यानी n जो है शेल दोनों का सेकंड है, लेकिन यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो s सब शेल से निकलेगा, जिसका l का वैल्यू 0 होगा। यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो p सब शेल से होगा, यहाँ पे उसका वैल्यू जो होगा l का वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे लगेगा पेनिट्रेशन इफेक्ट, यहाँ पे लगेगा पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट लगने की वजह से क्या होता है? पेनिट्रेशन इफेक्ट असल में इस तरह से होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है वो कितना अंदर पेनिट्रेट करता है, जो सबशेल जो होता है वो शेल में कितना अंदर पेनिट्रेट करता है, कितना अंदर घुसता है, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो ये हम थोड़ा अच्छे से हम बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, अभी इसकी जरूरत है तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता चलता हूँ। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट कितना अंदर घुस पाएगा वो, तो एस पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लगेगी, तो एस जो होता है वो सबसे ज्यादा अंदर पेनिट्रेट करता है न्यूक्लियस के पास, और पी जो होता है उसके बाद, डी जो होता है वो उसके बाद, और एफ जो होता है वो उसके बाद। यानी सबसे पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे अच्छा होगा वो एस का होगा, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। तो एस अगर ज्यादा अंदर जाएगा तो उसकी वजह से क्या है कि उस पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से उस पर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो होना तो क्या चाहिए कि बेरिलियम और बोरॉन का जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट बेरिलियम का ज्यादा हो जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि यार यहाँ पे 2s2 है, ये फील्ड है, इसमें से निकालना डिफिकल्ट पड़ता है। असल में इस पे लगने वाला इफेक्ट जो है वो पेनिट्रेशन इफेक्ट है। एस जो होता है वो ज्यादा पेनिट्रेट अंदर कर जाता है, और पी जो होता है वो उतना पेनिट्रेशन नहीं कर पाता। ठीक है, इसकी वजह से बेरिलियम पे लगने वाला जो चार्ज है वो ज्यादा होता है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने एडजेसेंट एटम भी बोला था। तो एडजेसेंट एटम ही क्यों? क्या हम कार्बन को नहीं ले सकते? कार्बन को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है ना वो जेड इफेक्टिव पे डोमिनेट कर जाता है। सिर्फ एडजेसेंट एटम के लिए ही पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है वो जेड इफेक्टिव पे डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, अगर हम एक और एटम आगे बढ़ते हैं और इससे कंपेयर करते हैं, क्योंकि एन दोनों में सेम है और एल डिफरेंट है। ठीक है, तो बेरिलियम और कार्बन को अगर हम कंपेयर करने पे आए तो यहाँ पे कार्बन का ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है सिर्फ एडजेसेंट एटम के लिए पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है, यहाँ पे वापस से जेड इफेक्टिव जो होता है वो कार्बन पे ज्यादा लगने लगता है, और पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है वो डोमिनेट नहीं कर पाता, क्योंकि जेड इफेक्टिव भी तो है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही शेल में बढ़ रहे हैं तो उस पर लगने वाला उस पर चार्ज भी तो बढ़ रहा है, क्योंकि सिर्फ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होता है वो 0.35 के फैक्टर से कम होता है चार्ज, बाकी तो 1 पूरा एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो उस पर लगने वाला चार्ज भी तो जेड इफेक्टिव का बढ़ रहा है। वो हमने स्लेटर्स रूल से हमने डिराइव भी किया था, इक्वेशन से हमने देखा भी था कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कैसे हमारे पास जेड इफेक्टिव जो है वो लगने वाला बढ़ता है। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव जो होता है वो पेनिट्रेशन इफेक्ट पे डोमिनेट कर जाता है, सब में डोमिनेट ही रहता है। बस ये एडजेसेंट एटम, ये वाला जो बॉर्डर वाला जो केस होता है ना, यहीं पे वो थोड़ा लगने लगता है। तो यहाँ पे ये पहला एक्सेप्शन हो गया। सिर्फ इसी पीरियड में नहीं, बाकी में भी बिल्कुल नहीं, सॉरी, सिर्फ मेन ग्रुप में ही लगेगा। सिर्फ जो मेन ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं में ये चीज लगने वाली है, डी ब्लॉक में ऐसा नहीं लगता। तो जरा ध्यान दीजिएगा। एक बात और, यहाँ पे जो होता है
ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी कुछ चीज देखने को मिलती है, वो मैं अगली स्लाइड में आपको समझाता हूँ। जैसे हम कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन हम जैसे ही जाते हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसमें होना तो ये चाहिए कि भाई ऑक्सीजन का होता है वो ज्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन से, बट होता नहीं है। तभी तो पढ़ा रहा हूँ, तभी तो एक्सेप्शन है, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाता है ऑक्सीजन से। अब इसकी वजह क्या हो गई भैया बताइए? तो बताने के लिए ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है यहाँ पे। तभी तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पेनिट्रेशन इफेक्ट को लिखा था कि इन पे भी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है। अब जैसे कि नाइट्रोजन का जो होता है वो क्या होता है, 2s2 2p3 2s2 2p4। यहाँ पे तो भाई पेनिट्रेशन भी नहीं लगता, पेनिट्रेशन से छुटकारा मिला तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। नियॉन पे अगर देखते हैं तो नोबल गैस आ गया, कोई एक्सेप्शन से ही भरा है सारा। लेकिन इसको जितना अच्छे से आप समझोगे ना, आपको इनऑर्गेनिक में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, जो है आप एक्सेप्शंस भी आराम से आप कर पाओगे। अब यहाँ पे क्या चीज होती है जरा देखिए ध्यान से। 2s2 और 2p3 ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का। 2s2 और 2p4 ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन का। 2s2 तो दोनों में इक्वली भरे हैं। नाइट्रोजन में कुछ इस तरह से है और ऑक्सीजन में कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या होता है कि तीनों के तीनों जो है, कुछ लोग आपको कुछ जगह पे आपको ऐसे पढ़ाते हैं कि भाई जो ज्यादा से ज्यादा, हमने हुंस मल्टीप्लिसिटी रूल में भी पढ़ा था, याद है आपको, कि जितना ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी उतना ही वो स्टेबल होगा। ठीक है, और ऐसा ही इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरे जाएंगे। ऐसे ही भरना है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है उन पे मल्टीप्लिसिटी बढ़े। तो मल्टीप्लिसिटी बढ़ने में कैसे होता है, हाफ फिल्ड होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि उनमें एक्सचेंज एनर्जी कर सकते हैं वो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं, उनको थोड़ी फ्रीडम मिल सकती है। ठीक है, ये होती है एक्सचेंज एनर्जी, इससे वो स्टेबल होते हैं ज्यादा। तो इसलिए कहा जाता था हुंस मल्टीप्लिसिटी रूल में कि मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। जिस कॉन्फ़िगरेशन में मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी उसी कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या था, पहले तो था कि सारे सिंगली ऑक्यूपाइड होने चाहिए और सबका स्पिन जो है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज एनर्जी तो उनको मिलेगी ही इसके कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी तो बढ़ रहा है। यहाँ पे पैर हुआ तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी यहाँ पे लगने वाला है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से भी और एक्सचेंज एनर्जी की वजह से भी, ये दोनों चीजों की वजह से, यानी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे एनर्जी में, एनर्जी के वेरिएशन में। यानी ये जो होगा वो मोर स्टेबल हो जाएगा, ये थोड़ा उससे अनस्टेबल, कंपैरिजन अनस्टेबल हो जाएगा। इस वजह से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। कुछ जगह पे आपने पढ़ते हुए देखा होगा कि भाई या तो फुलफिल होना चाहिए या तो हाफ फिल होना चाहिए। रीजन क्या है, रीजन ये है, इसका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसकी वजह से वो जो होता है मोर स्टेबल हो जाता है। यह बात आपको आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा देख ले, तो ये तो बात होगी। अब इसके बाद देखते हैं एक और चीज जो होती है वो हम पढ़ते हैं। पहले ये देखें कि यहाँ पे अब ट्रेंड क्या हो गया होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट का क्या ऑर्डर रहा होगा। बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही अच्छी सी बारिश बरस रही है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। बारिश के मौसम तो यार बहुत ज्यादा पसंद होता है। बारिश का मौसम जो है ना, एकदम सड़कें भीगी भीगी होती है, हरियाली होती है, पेड़ जो होते हैं बहुत हरे हरे लगते हैं, चारों तरफ एकदम थोड़ा अंधेरा सा छाया रहता है, बादल घिरे हुए होते हैं, बिजलियों की कड़कने की आवाज है, सब
अच्छा लगता है। सबका वैसे डिफरेंट डिफरेंट होता है कि किसी को मानसून पसंद है, किसी को समर पसंद है, किसी को विंटर। मुझे तीनों पसंद है, मानसून थोड़ा ज्यादा पसंद है। चलो खैर ठीक है, वापस बैक टू टॉपिक। टॉपिक पे वापस आते हैं हम लोग, ठीक है। जरा पानी वानी पी लीजिए, और थोड़ा लेक्चर लंबा होने ही वाला है, थोड़ा एक्सेप्शन अगर लिया इनको थोड़ा कंप्लीट करेंगे। थोड़ा पानी वानी पी लीजिए आप लोग, साथ में लेके ही बैठे होंगे। अभी लेक्चर जो है वो और 20-25 मिनट चलेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पानी वानी थोड़ा पी लीजिए, साथ में लेके बैठे हैं तो फटाफट से पी लीजिए। पानी साथ में लेके ही बैठे, और ऑलवेज जो है याद रखिएगा, पढ़ने बैठे या फिर अगर मैं पढ़ाने बैठा, मैं भी कभी पढ़ता हूँ, ठीक है, ऑलवेज प्रीफर ये करें कि पानी को साथ में रखें, पानी साथ में पीते रहिए। जो आप होते हैं ना वो हाइड्रेट रहता है, ठीक है। आप जो ऑलवेज हाइड्रेट रहते हैं, आपका माइंड एक्टिव रहता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें जरा। चलिए वापस आ जाए फटाफट से, बैक टू टॉपिक। हमने देख लिया अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो सारे सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में हमने निकाल के देख ली। तो कुछ ऑर्डर यूं आ रहा था कि नियॉन है सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन आ रहा था, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बोरोन आना चाहिए, लेकिन बेरिलियम और बोरोन ने जगह एक्सचेंज कर ली, फिर लिथियम। ये हो गया हमारा पूरा ट्रेंड सेकेंड पीरियड एलिमेंट की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। अब जरा देखिए कि इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड तो ये रहा, बट अब सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होगा। बस सेम चीज कीजिए फटाफट से। जो ये लिथियम जो होगा वो प्लस में होगा, बेरिलियम प्लस में होगा, बोरोन भी प्लस में होगा, कार्बन प्लस में होगा, नाइट्रोजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस, फ्लोरीन प्लस, नियॉन प्लस। नियॉन को भी निकाल दिया यार। चलिए अब हमें ये नहीं देखना है किसको कितना निकाल दिया, अब हमारे पास ये स्टेट प्रेजेंट है। हमें पूछ रहा है कि सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताएं, ठीक है। तो ये जो है ये एटम इस पोजीशन में रहे होंगे, किसका पूछा है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो नॉर्मल है, जिन पे कोई चार्ज नहीं है, उनकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का जो है वो ट्रेंड बताना है। तो पहले तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में आएंगे तो ऐसे कुछ रहे होंगे, ठीक है। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी इन सब में से और एक इलेक्ट्रॉन सब में से निकालना है। तो अब जरा फिर से सेम चीज आपको करनी है, हर बार जो है वो कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है, और उसी तरह से आपको सारा वो सॉल्व करना है। आपको इजीली पता लग जाएगा, आपका ऑर्डर जो है वो आप खुद अपने तरीके से ढूंढ लेंगे। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। फिर से सेम चीज, सारा फैक्टर्स लगाना है, कॉन्फ़िगरेशन लिख देना, इसका हो जाएगा 1s2। नोबल गैस रिएक्ट करेगा, नोबल गैस की तरह वो बिहेव करेगा, इसका हो जाएगा 1s2, 2s1, इसका 2s2, इसका 2s2 2p1, इसका हो जाएगा 2s2 2p2, इसका होगा 2s2 2p3, इसका 2s2 2p4, और इसका हो जाएगा 2s2 2p5। अब जरा देखें सेम चीज, लिथियम प्लस का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से चलते जाए, क्योंकि ये बाकी में सबसे ज्यादा इसका होगा, बेरिलियम प्लस का होने वाला है, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट टू राइट एनर्जी कम होती है, तो हाईएस्ट किसकी होगी, बेरिलियम प्लस की, तो इसकी हाईएस्ट होगी। लेकिन अब जरा ध्यान दे, ठीक है, अब इसमें सेम चीज देखनी है, ठीक है, बस कॉन्फ़िगरेशन को हमें जरा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बेरिलियम प्लस का ज्यादा होगा, फिर उसके बाद सेम चीज यहाँ पे आ गई, यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट डोमिनेट करेगा। देखे सेम शेल है लेकिन सब शेल का वैल्यू डिफरेंट हो रहा है, तो कार्बन प्लस पहले आ जाएगा, फिर बोरोन प्लस आएगा, बोरो प्लस नहीं, बोरोन का पॉजिटिव, बोरोन प्लस है, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से एन प्लस तो जैसे होगा वो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, फिर मेरी यहाँ पे वीडियो आ जाएगी। एन प्लस के बाद फिर उसके बाद ऑक्सीजन प्लस हाफ फिल्ड है,
फ्लोरीन प्लस पहले आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन प्लस आएगा और नियोन प्लस फिर उसके बाद आएगा। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख, इन एलिमेंट्स का फर्स्ट आयोनाइजेशन रहेगा। ठीक है, लेकिन इन सब एलिमेंट्स का सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, ऐसा रहा होगा। यानी अगर आपको पूछ ले सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड बताइए सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स के लिए, तो आपको ऐसे लिखना है। सबसे ज्यादा हमने देखा था कि जो है लिथियम का बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका ऑब्वियसली, ठीक है, फिर जो होगा वो नियॉन का होगा। सॉरी यार, यहाँ पे कुछ कुछ गलती हो रही है। कम हो बढ़ता जाएगा ना, सॉरी यार, मैं सोच रहा हूँ गलती कुछ हो रही है। यहाँ पे जो है वो साइन मैंने उल्टा लिख दिया है सब जगह पे, बस साइन उल्टा लिख दिया है, बाकी है सही में, सही है सब कुछ, साइन उल्टा लिख दिया है मैंने। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, सॉरी, बढ़ता है, बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे कम किसका होगा, बेरिलियम का होगा। ठीक है, बेरिलियम प्लस का होगा। तो आपको इस तरह से लिखना है कि लिथियम फिर जो है नियोन का ज्यादा होने वाला है, फिर होना तो चाहिए किसका, फ्लोरीन का, लेकिन होता है ऑक्सीजन का, फिर होता है फ्लोरीन का, फिर होता है नाइट्रोजन का, फिर होता है बोरोन का, फिर होता है कार्बन एंड देन लास्ट बेरिलियम। ये हो जाता है आपका सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। अगर इन सब में से दो इलेक्ट्रॉन को निकाला, दो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का सबसे ज्यादा एनर्जी लिथियम को देना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी स्टेट में पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लिथियम को देना पड़ेगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। और अगर वो पूछ ले कि भाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर इन एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, ऑलरेडी प्लस स्टेट में है, इनका पॉजिटिव, इनका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, तो वो इस तरह से होगा। ठीक है, उनको प्लस चार्ज लगा देना है, ऑर्डर सेम रहेगा, बस आपको देखना है कि किस हिसाब से वो पूछ रहा है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है उस पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जरा, क्विक थे। अब थोड़ा, अब थोड़ी बात आ गई एक्सेप्शंस पे, तो ज्यादा बात आ जाएगी। अब ये तो बातें हो गई किसकी, ये कौन सा स्लाइड 22 है, थोड़ा स्लाइड ऐड कर देता हूं मैं जरा, थोड़ा सा स्लाइड ऐड कर देता हूं। कितने हैं, 24 स्लाइड है ना, थोड़ा और ऐड कर देता ताकि क्या है कि हमें थोड़ा इसमें डिस्टर्बेंस ना हो। डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्लाइड और ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, 27 तक ऐड कर दिया है। अब जो है हम वापस आ जाते हैं, इसको मैं थोड़ा हटा ही देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से, और इसी स्लाइड से हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड आ जाते हैं। ये तो हो गई बात सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए। अब जरा देखिए, अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए और जो है ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप। ठीक है, इनकी बात पहले कर लेते हैं। लिथियम, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, साथ में ही कर लेते हैं इसका। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ऐसे ही यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम।
हमें पता है कि ऊपर से नीचे जाने में आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो कम होती है। तो इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, बस यहाँ तक तो एकदम सही चल जाता है, दोनों ग्रुप में सही चल जाता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे होती है ऐसे कि इसका साइज हमने देखा था कि साइज जो होता है वो कम हो जाता है, जेड इफेक्टिव जो होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए जो है सॉरी यार, ये मेरा एरो का बीमारी कब जाएगा, एरो उल्टा ही लगा देता हूं मैं, एरो मैंने उल्टा लगा दिया, क्या हो रहा है यार। छोड़ो, यहाँ पे फिर से लिखता हूं मैं। फर्स्ट ग्रुप आ गया, सेकेंड ग्रुप आ गया, ठीक है। लिथियम, सॉरी डिस्ट्रैक्ट मत होएगा, ठीक है। यहीं पे बने रहिए मेरे साथ, फटाफट से अपने सेम चीज बिना बोर हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए लिथियम जो है, सोडियम है, फिर पोटेशियम है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बी कंसिस्टेंट यहाँ पे ध्यान बनाए रखे, सीजियम है और फ्रेंशियम है। इसके बाद यहाँ पे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कंटेंट जो है ना अच्छा वाला पढ़ा रहा हूँ और मुझे पढ़ाने में भी मजा आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो क्या है कि डिक्रीज करता है लेकिन लास्ट में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लास्ट में यहाँ इनका जो है यहाँ साइज कम हो जाता है और इसकी वजह से साइज यहाँ पे कम होने की वजह से इनका जेड इफेक्टिव भी जो होता है वो बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से सीजियम से भी कम इनका होना चाहिए था, बेरियम से भी कम इनका होना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाता है, सीजियम से बढ़ जाता है, बेरियम से बढ़ जाता है। समझ में आ गया? ये तो सिंपल सी बात थी, ये बात तो ठीक है। लेकिन असली जो थोड़ा दिमाग हिला देने वाली चीजें जो है ना वो अब इसमें शुरू होने वाली है। किसमें? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जब हम देखते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जब हम एक्सेप्शन को देखते हैं तब हमारा दिमाग जो है ना वो थोड़ा हिल जाता है यार। लेकिन इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इस एक्सेप्शंस को मैं आपको याद करा दूंगा। असल में क्या होता है, देखिए अब जरा ध्यान दें। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब हम यहाँ स्कैंडियम से जाते हैं इस ओर, इस तरफ जैसे ही हम मूव करते हैं, जैसे ही हम इस तरफ जाते हैं, देखिएगा जरा, बने रहिए। जैसे ही हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये हो गई 4D सीरीज और ये हो गई लास्ट वाली लेंथेनम वाली जो है वो 5D सीरीज होगी, ऑस्मियम वाली जो है 5D सीरीज होगी। टंगस्टन, हीलियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी, ये हो गई, ठीक है। अब हमें पता है कि जैसे ही हम देखिए, ये हो गई 3D सीरीज, ये हो गई 4D सीरीज और ये हो गई 5D सीरीज। अब जैसे ही हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें पता है कि हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होनी है वो कम होने वाली है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमारी होने वाली है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा एक शेल बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहा है तो शेल बढ़ने की वजह से उनका साइज बढ़ रहा है और साइज बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती जाती है क्योंकि साइज से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे होना तो यही चाहिए था, सब जगह पे ऐसा ही हो कि स्कैंडियम जो है सबसे ज्यादा, फिर ये और फिर लेंथेनम, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। अब नहीं होता तो फिर कैसा होता है, अब ये बताइए ना कैसा होता है, क्योंकि अब तो वो होने वाला है एक्सेप्शन, ठीक है। तो एक्सेप्शन को अब याद हम कैसे रखेंगे वो जरा देख लीजिए। पहले तो एक बात ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि नीचे जाते हैं ना हम जैसे ही, तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो पहले तो बढ़ने लगता है। क्यों?
क्योंकि डी और एफ ब्लॉक की पुअर शील्डिंग की वजह से। ठीक है, इसको हम पहले तो अलग कर देते हैं, इसको पहले हम अलग कर देते हैं, क्योंकि ये वही ऑर्डर फॉलो कर रहा है जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे इन सब में सेम ऑर्डर फॉलो नहीं होता, ये सब का ऑर्डर दूसरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है, जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे हमारा जेड इफेक्ट जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट अगर ये एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, ये भरेंगे, फिर जब इनकी भरने की बारी आएगी तब इनका जो होगा वो इनका जो होगा, हमें पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स पुअर शील्ड करते हैं, इसकी वजह से उनका जो जेड इफेक्टिव जो होता है वो बढ़ जाता है। अब बढ़ने की वजह से इस तरह से होता है कि हॉफनियम जो होगा उसका सबसे ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर इसका। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखें। और एक बात क्या है पता है कि हमने देखा था कि 4D और 5D ये दोनों का जो साइज होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा, साइज इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। अब ये दोनों बातें हमें देख ली, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और जेड इफेक्टिव जो होता है वो भी ज्यादा होता है, बढ़ता जाता है जैसे हम नीचे आते हैं। तो होना क्या चाहिए कि 5D सीरीज का जो होता है वो बढ़ना चाहिए 4D से और बढ़ना चाहिए 3D से। ठीक है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए एक्सेप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ये होता तो है लेकिन फिर भी ये सब में नहीं लगता, ये बात और है। देखिए डी और एफ ब्लॉक के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज इक्वल हो जाता है और जो जेड इफेक्टिव नीचे जाते हैं बढ़ जाता है। तो 5D सीरीज पे सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव, देन 4D, देन 3D। तो 5D में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होना चाहिए, देन 4D, देन 3D। ठीक है, लेकिन ये सब जगह पे नहीं लगता। अब किन किन जगह पे लगता है? टाइटेनियम वाली सीरीज पे, वेनेडियम वाली पे, क्रोमियम वाली पे और निकल वाली पे। इसको जो है हम ऐसे याद करेंगे, त्रिकर्णी। त्रिकर्णी से हम इस चीज को याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो ऑर्डर है 5D ग्रेटर देन 4D ग्रेटर देन 3D, ये वाला ऑर्डर जो है ये सिर्फ त्रिकर्णी वाले में ही देखा जाता है, यानी टाइटेनियम वाली सीरीज में, वेनेडियम वाले में, क्रोमियम और निकल वाले में। यानी एक तो हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये, और एक हो गया ये। इन चारों में ये चीज देखने को मिलती है सेम। ठीक है, किन किन में? 5D ग्रेटर देन 4D ग्रेटर देन 3D। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इसकी ज्यादा, देन इसकी, देन इसकी। ठीक है, ये सेम चीज जो है वो सिर्फ त्रिकर्णी से याद कर लीजिए आप, त्रिकर्णी से याद किया जा सकता है। ये चारों टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, निकल, इन चारों में ये ऑर्डर फॉलो करता है। अब बाकी के ये जो बच गए हैं 5, इनमें क्या ऑर्डर रहता है? तो इनमें आप एक ग्राफ को देख ले, इनके लिए जो होता है यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी, 3D, 4D एंड 5D। ये हो गया 5D, ये हो गया 4D, ये हो गया 3D। एक एक्सेप्शन है, इसको आपको बस ऐसे ही याद करना है। बचे जो एलिमेंट्स है उसमें ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा, यानी 5D जो है वो तो सबसे ज्यादा रहने ही वाला है, क्योंकि 5D और 4D का दोनों का साइज जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो रहा है। 5D में सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव है, तो 5D जो है वो तो भाई पक्का, वो तो पक्का सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रखने वाला है। ठीक है, लेकिन 3D और 4D जो है वो यहाँ पे थोड़ा एक्सचेंज हो जाते हैं त्रिकर्णी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो है 5D तो ज्यादा ही रहेगा, 5D तो ज्यादा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पे चेंज आ जाता है। त्रिकर्णी के सिवाय जो बच गए उनमें थोड़ा सा ये चेंज आ जाता है। ये आपको जरा ध्यान से गौर से देख लेना है इस चीज को, इसमें जरा सा भी गलती मत कीजिएगा। अब ये हो गया, पहले हमने एस ब्लॉक देख लिया, फिर डी ब्लॉक देख लिया, अब हम आते हैं पी ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, अब देखिए पी ब्लॉक में क्या
चीज है। देखिए मैंने आपको एक्सेप्शन भी बता दिया और मैंने आपको बता ये भी दिया कि उसको याद कैसे करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया, त्रिकर्णी से आपको याद करना है और उसके अलावा के एलिमेंट्स में आपको अलग ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा की सीरीज में आपको अलग से याद, अलग एक 3D और 4D को एक्सचेंज कर देना है सिर्फ। ठीक है, अब हम देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है। अब हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जो है आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है। ठीक है, कम होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है। लेकिन अब देखिए जरा, पहले तो 13th ग्रुप जो होता है ना उसको हम पहले लिख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। ये जो चीज है ना, ये तो बिल्कुल अलग ही चीज है। ये तो सबसे बिल्कुल ये 14, 15, 16, 17 सबको भूल जाओ भाई, ये तो चीज ही बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल अलग चीज है। इसको एक ग्राफ से, इसका रीजन भी है, इसमें जो एक्सेप्शन देखा जाता है इसका एक रीजन भी है, वो आपको बताता हूँ अभी। आप जरा देख ले 14 ग्रुप से 17 ग्रुप, इसमें क्या क्या चेंज आते हैं। देखिए 17 ग्रुप में आपको पहले लिख देता हूँ यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ पे हमें पता है नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करता है भाई, ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रहा है। 16 ग्रुप है, नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरियम, पोलोनियम, नॉर्मल फॉलो करता है भाई, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। ठीक है, जो है वही फॉलो करता है। अब दिक्कत आती है 14 और 15 ग्रुप में। यहाँ पे असल में क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, और यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें असल में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा होता है कि कार्बन से लेके सिलिकॉन डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, आखिर में इंक्रीज, अभी लास्ट वाले में इंक्रीज हो जाएगा। और सिमिलरली डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और यहां भी डिक्रीज ही होता है लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बस ये वाली चीज। और यहाँ पे तो भाई पूछो ही मत, इसका तो कोई बात ही मत करो। 13 ग्रुप में तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं अभी। और इसका रीजन जो है, इसका जो रीजन होता है ना, उसी की इफेक्ट यहाँ पे देखी जाती है। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रीजन हम पहले ही पढ़ चुके, बस आपको याद दिलाने की जरूरत है। असल में क्या होता है मैं आपको इसी में समझाता हूं। यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले देखिए एल्यूमिनियम जब आएगा ना यहाँ पे डी कॉन्ट्रैक्शन इसको थोड़ा हेल्प करेगा, डी कॉन्ट्रैक्शन आएगा। डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एल्यूमिनियम जो है इसके सॉरी, डी कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं आएगा ना, डी कॉन्ट्रैक्शन और नीचे आएगा थोड़ा। इसका मैं पहले ऑर्डर आपको लिख देता हूं। सबसे ज्यादा जो है इसको मैं आपको समझा देता हूं, इसको एक ग्राफ से समझा जा सकता है, फिर मैं आपको अलग से मस्त एक बढ़िया वाले अंदाज में आपको समझाऊंगा, क्या है कि आपको समझना इजी हो जाए। बस आपको ना एक W ड्रॉ कर देना है, बस ये हो गया। इसमें सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे बोरोन रहेगा, फिर नॉर्मल जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं उसी मैनर में इसको यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को लिख देना है पॉइंट पे। ठीक है, ये हो गया। बस इसको आपको W, क्रॉस वाला W से आपको याद रखना है। क्रॉस वाले W से अब इससे अगर हम ये आयोनाइजेशन एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे तो हमने एलिमेंट्स लिखे ही है। अब अगर इसका हम ऑर्डर निकालेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ऊपर है वो बोरोन है, फिर जो है वो फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद इंडियम। ये हो गया, ये वाला इसका ऑर्डर रहेगा बिल्कुल दुनिया से अलग। अब इसमें असल में होता क्या है, इसकी वजह क्या है भाई, बोरोन तो एकदम सही है, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद जो आने वाला होना चाहिए वो एल्यूमिनियम होना चाहिए, लेकिन उसके बाद एल्यूमिनियम ना होके ये आता है। इसकी वजह ये है कि एफ ब्लॉक जो होता है ना, एफ ब्लॉक का जो कॉन्ट्रैक्शन उस पर लगता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं,
उसी की वजह से, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक के बाद आता है। एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक, जिस जो एफ ब्लॉक जो होता है, ठीक है, 4f यानी 6s या 6 पीरियड वाला एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है ये? 6 पीरियड वाला एलिमेंट है। ये 6 पीरियड वाला एलिमेंट है। इसमें इसको एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक दोनों कॉन्ट्रैक्शन लग लग के इसको इतना ज्यादा इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं कि बाकी सारे एलिमेंट्स से इसकी जो एनर्जी होती है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखें, इसके बाद जो है ये आ जाता है। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें ऐसा क्या हो गया, तो भाई इसमें जो है वो डी ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन से थोड़ा कम लगता है। इस वजह से इसका जो साइज होगा या साइड इफेक्ट लगने वाला थोड़ा कम रहेगा। इस वजह से इसमें थोड़ा सा ये कौन सा फोर्थ पीरियड आ जाता है। ठीक है, फोर्थ पीरियड आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। फिर तो नॉर्मल जो एल्यूमिनियम आना चाहिए, जो इंडियम आना चाहिए, वो उसी तरह से आता है। यानी होना क्या चाहिए था, बोरोन के बाद इस तरह से होना चाहिए। देखो एल्यूमिनियम, फिर देखो ये इस तरह से ये होना चाहिए था, लेकिन इसमें 6 पीरियड में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्ट्रैक्शन लगता है, लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये आगे आ जाता है, तो कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन अब भी इसमें स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, तो ये इससे तो आगे नहीं जा पाता, लेकिन वो यहां तो आ ही जाता है। तो अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्शन आपने सारा पढ़ा है, बस फिर आपका तो ऐसे भी ये डब्ल्यू भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपने ये देख लिया, देखो इसका ऑर्डर है बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल सेम है इस गिवन ऑर्डर से, क्योंकि इस एक्सेप्शन की वजह ही ये है कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो लगता है ना, इसकी वजह से इसका ऑर्डर थोड़ा बदल जाता है। अब इसी का इफेक्ट जो है वो इस पे देखने को मिलता है। अरे भाई पीछे पीछे पीछे, इसी का इफेक्ट जो है वो इस पे देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे जो है सब असल में क्या है कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन ये फोर्थ पीरियड है, यहाँ पे लगता है। तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन जितना पावरफुल नहीं होता, इसलिए उसका इफेक्ट यहां तक सीमित रहता है। इस पे इसका इफेक्ट नहीं लगता बाकियों पे। ठीक है, लेकिन लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन तो बहुत खतरनाक है बाबा, इस पे तो लगता ही है, इसको तो सबसे आगे पहुंचा ही देता है। बोरोन के बाद एल्यूमिनियम इन दोनों के बीच में पहुंचा ही देता है इतना आगे, लेकिन इसका इफेक्ट जो है 14 ग्रुप के इस पे भी लगता है, लेकिन इस पे लगने वाला इफेक्ट जो होगा वो काफी काफी कम होगा, इसलिए इसका ऑर्डर बस इतना ही होगा। ये जो 3 है ना, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये उससे बढ़ जाएगा, यानी इतने में ही चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें जो है यहां तक उसकी इफेक्ट आ रही है, 15 ग्रुप तक इसकी इफेक्ट आ रही है। देखिए यहाँ पे जो है ऑर्डर मेनली फॉलो तो करता है, लेकिन फिर भी इन दोनों का साइज जो है वो ऑलमोस्ट, इन दोनों का जो एनर्जी का ऑर्डर है ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। तो ये हो गए सारे एक्सेप्शंस आपके। देखिए अब मैंने आपको डिकॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको ये एक्सेप्शन देखने मिला था, इसका मैंने रीजन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये हो गए सारे आपके आयनाइजेशन एनर्जी के इतने सारे एक्सेप्शंस जो थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब थोड़ा और मैं आपको पढ़ा दूं, थोड़ी और चीजें मैं आपको पढ़ा देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ, बस थोड़ा सा और। एक और एक्सेप्शन है, ताकि क्या है कि हमारी एक्सेप्शन जो है इसका सारा निपट जाए। ठीक है, इस स्लाइड को मैं एम्प्टी कर देता हूँ, और बस एक या दो स्लाइड चाहिए कि हमें। एक दो स्लाइड चाहिए कि ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं बस। अब देखिए जरा, हमने सारा पढ़ लिया, लेकिन एक बात और है कि स्कैंडियम एक हमने ऑर्डर पढ़ना बाकी रह गया। आप ये बताइए भाई कि यहां से अगर हम
एक सीरीज में अगर जाए, डी ब्लॉक की सीरीज अगर हम देखें, अगर हम डी ब्लॉक की सीरीज देखते हैं तो भाई इसमें कितना होगा ये बता दे। यहां से यहां जाने में क्या ऑर्डर होगा? भाई ऑर्डर नहीं है, साइज में भी तो ये लोचा कर रहा है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी में थोड़ी ना कोई ऑर्डर होगा, ऑब्वियसली एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन क्या होगा तो जरा देख लेते हैं। अब अगर हम देखें तो जाते हम जैसे ही तो यहाँ पे देखें इनमें एक्सचेंज एनर्जी रहेगी तो ये काफी स्टेबल रहेंगे। लेकिन आपको पता है कि सिर्फ एक्सचेंज एनर्जी के ऊपर से हम ऑर्डर नहीं निकाल सकते। ऑब्वियसली अगर सिर्फ एक्सचेंज एनर्जी को हम देखें तो इनका जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इस वजह से। लेकिन एक्सचेंज एनर्जी के बेसिस पे हम सिर्फ नहीं निकाल सकते, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी के साथ साथ साइज भी है और जेड इफेक्टिव भी है। अब सब फैक्टर्स को मिला के हमको एक्सप्लेनेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। अब इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ही ढूंढा जा सकता है और एक्सेप्शन पे इसको याद किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर जो होता है वो मैं आपको याद करवाने के लिए आपको यहाँ पे जरा लिखा देता हूं मैं आपको। इसका ऑर्डर कुछ ऐसा होता है, जाने फिर कोमल, कोमल क्यों नहीं मानती, वो भी कर सकती है। जरा देखें, ये हो गया ऑर्डर। ये आपको बस इसी तरह से आपको इसे याद करना होगा। Z फॉर जाने, फिर कोमल, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, मैंगनीज और टाइटेनियम, वेनेडियम, इसको कुछ मत लेना, क्रोमियम और इसको भी कुछ मत लेना, और शक्ति यानी स्कैंडियम, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नॉर्मल सा एक थोड़ा अब सारे एक्सेप्शंस जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के सारे एक्सेप्शंस हमारे ओवर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं सारे एक्सेप्शंस हमारे, ठीक है। इसके बाद जो है एक छोटा सा एक क्वेश्चन आप कर लीजिए। क्वेश्चन जो है ऐसा पूछा जा सकता है इसमें से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर अपने क्लास को हम ओवर एंड करते हैं। जिंक Zn प्लस, Cu एंड Cu प्लस, जरा ये बात देखें, ठीक है। अब जरा बताइए कि इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या रहने वाला है, ठीक है। इसमें जरा देखिए जो हमें वो जो पूरा ऑर्डर था, जाने फिर कोमल क्यों मानती, क्यों नहीं मानती, वो भी कर सकती है, उसके हिसाब से हमें पता है कि Zn जो होगा वो कॉपर से ज्यादा होगा, ठीक है। और एक बात और, यहां पे आप जरा गौर कीजिए, यहां पे आप जरा ध्यान लगाइएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो है ना वो ज्यादा होंगे न्यूट्रल से, ये बात भी पक्की हो गई और ये बात भी हमें पता चल गई Zn और Cu की। अब दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहां लिख देते हैं। Zn प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहता है 3d10 4s1 और इसका रहता है 3d10 4s0। यहां पे डी ब्लॉक में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स भर जाने के बाद इसका Z इफेक्टिव काफी बढ़ जाता है। 3d10 जो फुल्ली फिल्ड होता है ना, डी में Z इफेक्टिव भरने के बाद उसका जो Z इफेक्टिव जो होता है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एक तो ये शेल भी अंदर वाला है, ठीक है, इसको बाहर से निकालना है, इसको अंदर से निकालना है, ठीक है। और ऊपर से ये इस पे लगने वाला Z इफेक्टिव भी जो है वो काफी बढ़ जाता है क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड हो गया है और इस पे जो है लगने वाला Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा। इस वजह से कॉपर जो होता है वो कॉपर प्लस जो होता है वो बढ़ जाता है Zn प्लस से। अब हमें पता है कि Zn और ये
Zn और Cu, Zn और Cu में Zn ज्यादा होता है, Zn और बाद में Cu। इस तरह से इसका ऑर्डर हमने निकाल दिया। देखिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर हमने किया ही है तो चलो ये कल करते हैं इसको, ठीक है। कल अपने फिर एक और क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन करके फिर उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पे हम थोड़ा मूव करेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आने वाले तीन लेक्चर्स में हम पूरा का पूरा जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को निपटाने की कोशिश करेंगे। कंटेंट अच्छा वाला दे रहा है, इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, थोड़ा मतलब ये चैप्टर लंबा चल रहा है, लेकिन सारे आपको एक्सेप्शन जितने भी पॉसिबल है सारे आपको सिखाएंगे। सारे के सारे आपको मार्क्स यहाँ पे कहीं भी जाए नहीं। इस तरह से जैम, नेट और गेट तीनों में ही चीज काम आए, इस तरह से पूरा कंटेंट जो है आपको कहीं भी और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ और सपोर्ट कीजिएगा हमारे इस रिवॉल्यूशन को, सपोर्ट कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब भी करते जाइएगा और रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करते जाइएगा। बने रहिए हमारे साथ। सो गुड नाइट एवरीवन एंड टेक केयर, बाय बाय।